नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। आज रिजल्ट का दिन है और रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से डबल सेंचुरी ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी लगा चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि इस जीत का असल हीरो कौन है। प्रकाश मेरे साथ मौजूद है। प्रकाश, योगी आदित्यनाथ एक नारा देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, और उसके बाद ये रिजल्ट हम देखते हैं, तो क्या उन्हें हीरो माना जाए या फिर कोई और है जिसने पीछे से गेम किया है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को इतनी बड़ी जीत मिल गई है? देखिए, महाराष्ट्र के जो मतलब रुझान अभी तक आ रहे हैं हिमांशु, जब ओवरऑल उस राज्य पर बात करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जो हरियाणा चुनाव के दौरान, उत्तर प्रदेश उपचुनाव के दौरान, आपको याद है, जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, उसने निश्चित तौर पर जो बीजेपी का कोर वोटर है उसको कंसोलिडेट किया, और साथ ही जो मेजोरिटी है इस देश की उसको एक मैसेज भी गया। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था, उसके बाद जो 2024 के लोकसभा नतीजे थे, उसके बाद जो विपक्ष का रवैया था, विपक्ष का रवैया क्या था? वो चुनाव हारे थे, लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, बावजूद इसके विपक्ष का रवैया ऐसा था कि जीत उनकी हुई है, वो जीते हैं। और लगातार इस देश में जो हमारा आर्थिक तंत्र है और जिस तरह का ताना बाना है, एक तरह से लगातार हमने देखा कि कोशिश की गई कि देश के बाजार को, देश की इकोनॉमी को बार बार गलत ठहराने की, एक तरह से हमला करने की। और दूसरा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, बेरोजगारी है। मतलब विपक्ष ने जो नैरेटिव गढ़ा 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान कि देश में कुछ भी अच्छा नहीं है, देश में सब खराब है, हर कोई दुखी है, वो वाला नैरेटिव 2024 लोकसभा चुनाव में जितना चलना था वो चल गया। लेकिन हुआ क्या? नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बन गए, देश में फिर से चुनाव होने लगे, तो वो जो नैरेटिव था ना, लोगों को ये लगा कि ये हमसे झूठ बोला गया। दूसरा, उस दौरान जो 8500 रुपए खटाखट, लोगों को ऐसा लगा कि ये राजनीतिक लोग जो हैं खुलेआम एक तरह का राजनीतिक फ्रॉड कर रहे हैं, आप खुलेआम इस तरह का झूठ बोल रहे हो बस चुनाव जीतने के लिए। वही बात फिर आपको पता है कि हरियाणा में दोहराने की कोशिश की गई, और जिस तरह से जाति जनगणना की बात बार बार राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता करते रहे, बीजेपी जिस तरह से अग्रेसिव हुई, खुद प्रधानमंत्री बोलने लगे कि अगर हम बटेंगे तो जो विपक्षी हैं वो मौज उड़ाएंगे। जो योगी आदित्यनाथ ने कहा उसी का उन्होंने सॉफ्ट वर्जन तैयार कर दिया कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये बात बीजेपी को देर आई, वो वाली बात है कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात। जो 2024 लोकसभा से पहले इनको लग रहा था कि मुसलमानों का वोट मिलेगा, उस मुस्लिम समुदाय ने एक तरफा उधर वोट किया जो लोग बीजेपी को हरा रहे थे। तो बीजेपी को ये लगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण जो हमेशा से कांग्रेस करती रही है, अगर उसी लाइन में बीजेपी भी चलेगी तो इसका जो कोर वोटर है वही इससे छिटक जाएगा। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ हो या हेमंत बिश्व शर्मा हो, इन जैसे नेताओं को बिल्कुल फ्रंट फुट पर किया गया, संघ इनके पीछे खड़ा रहा और बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया कि आप जो सोचते हैं, आप जो मानते हैं, आपकी जो कोर हार्ड हिंदुत्व की लाइन है, आप अपनी बात खुले मंचों से कहिए। और योगी आदित्यनाथ ने जब ये कहना शुरू किया, हमने हरियाणा में देखा और हमने अब महाराष्ट्र में भी वही नंबर्स जो आ रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे किसी चुनाव में फैक्टर होते हैं, लेकिन जिस तरह से ये नंबर्स हैं, मतलब ये तो प्रचंड जीत है ना। अब क्या होता है, क्या बचता है? 288 की विधानसभा में अगर कोई पॉलिटिकल गठबंधन 200 को क्रॉस कर रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो अकेले दम पर 150 सीट लड़ती है और 133 सीटों पे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एनसीपी से अजीत दादा पवार जो कमजोर कड़ी बताए जा रहे थे कि अजीत पवार अच्छा नहीं कर पाएंगे, जो सहानुभूति का वोट है वो शरद पवार के साथ जाएगा, वो एनसीपी शरद पवार से अच्छा कर रही है। तो वहां पर जो दो बड़ी घटनाएं हुई हैं इन चुनाव में, वो ये कि शिवसेना की जो विरासत है, जनता ने बाला साहब की विरासत माना इसको, एकनाथ शिंदे को, और शरद पवार का असली वारिस सुप्रिया सुले को नहीं माना है महाराष्ट्र की जनता ने। जो रुझान आ रहे हैं उसमें अजीत दादा पवार को दिया है। और महाराष्ट्र में देखिए, दो राज्य ऐसे थे जो बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान सेटबैक था। वो उत्तर प्रदेश था, बड़ा राज्य, और महाराष्ट्र सेटबैक था, बिल्कुल कुछ हवा नहीं लगा। और दोनों ही जगह कहा गया कि संघ ने दोनों ही जगह से थोड़ा सा हाथ खींचा और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। लेकिन संघ जितनी भी चीजें थी, वो कहते हैं ना कि किसी भी अच्छे काम के लिए आपको अपनी सारी शक्तियों को पहले एकत्रित करना पड़ता है, आपको उनको देखना पड़ता है कि क्या कमी ज्यादा रह गई है। और सारे जितने भी ग्रुप्स थे, अलग अलग बीजेपी के अंदर हो या एनसीपी के या शिंदे गुट के, सबको संतुष्ट किया गया, संघ को साथ लिया गया। ये नंबर्स बहुत चौंकाने वाले हैं। अच्छा, नारे किस तरह से काम करते हैं? एक नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शुरुआत में देते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं,
और उसके बाद एक दशक के बाद मानिए योगी आदित्यनाथ एक नारा देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। तो ये एक जो नारों का खेल है, ये किस तरह से चुनाव पलट देता है हम देख रहे हैं। एक मोदी जी का नारा था जो अब जाकर ढल गया, उनके 10 साल की सरकार हो गई, हर कोई जवाब मांग रहा था। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें जवाब मांगे गए, लेकिन अब जो योगी जी ने नारा दिया है वो इस तरह से फैल रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है, राजनीतिक तौर पर फायदा भी हो रहा है। बीजेपी को और संघ को एक चीज में मास्टरी है कि आप इन पर जो हमला करते हो वो उसी को अपनी मजबूती बना लेते हैं। जैसे बीजेपी को तुमको याद होगा चौकीदार चोर है, नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि मैं भी चौकीदार, पूरे देश में लोग कहने लगे और उस पर वो पॉलिटिकल नारा रैलियों से निकलकर घरों तक चला गया, चौक चौराहों चौबटों तक चला गया। वहां लोग बताने लगे कि नहीं हम भी चौकीदार हैं। आम लोगों की बोलचाल में लोग कहने लगे। अभी जो कहा गया कि पूरे देश में कहा गया कि जी हिंदुओं की जाति जनगणना होगी, ओबीसी गिने जाएंगे, एससी एसटी गिने जाएंगे, जिसकी जितनी संख्या होगी उस हिसाब से पैसे बांट दिए जाएंगे। ये लोगों को बीजेपी समझाने में बिल्कुल, चूंकि बीजेपी 24 से पहले सोच रही थी, बच रही थी कास्ट कॉम्बिनेशन पर बात करने से और सीधे हिंदुओं को बांटने का यह प्रयास है। बीजेपी ये नहीं बता रही थी, उसको लग रहा था कि ये सीधे बोले जाना, चूंकि लाइन तो आप जब सीधे कह रहे हो तो लगता है बहुत हार्ड लाइन है ये, तो लोगों को लग रहा था कैसे ले नरेंद्र मोदी जैसी लीडरशिप जो कह रहे हैं सबको साथ सबका विकास। लेकिन जो नतीजे आए उन नतीजों के बाद बीजेपी को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमको हमारे वोटर को एड्रेस करना ही पड़ेगा। इन लोगों ने एक कहते हैं ना कि सुधार करने वाली, ये सुधार की प्रक्रिया से गए। संघ इसमें सम्मिलित था, बीजेपी की टॉप लीडरशिप सम्मिलित थी, और वो जो भविष्य के सितारे हैं नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी कौन लीड करेगा। जैसे जब अटल आडवाणी थे तो कहा गया कि उनसे अग्रेसिव नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के बाद कौन। तो संघ और बीजेपी में जब आप देखते हैं, हम आप भी देखते हैं, कुछ लीडर उसमें सबसे आगे योगी आदित्यनाथ आगे दिखाई। योगी आदित्यनाथ 80-20 का जिक्र करते हैं, तो जब 80-20 का वो जिक्र करते हैं, इलेक्शन में जाते हैं तो बटेंगे तो कटेंगे कहते हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ अपनी राजनीति को जिस तरह से धार दे रहे हैं वो आने वाला भविष्य है। देखो मतलब विपक्ष को यह लगा ना कि कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो बीजेपी का जो कोर वोटर है उसको काटा जा सकता है, अगर उसमें कुछ परसेंट भी ऊपर नीचे हुआ तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि उनका ये एजेंडा चल गया 2024 लोकसभा में, उनका नैरेटिव चल गया, लोकतंत्र खत्म, संविधान खत्म, देश में कुछ भी अच्छा नहीं है। बीजेपी इसको एग्रेसिवली काटने में सफल इसीलिए हुई क्योंकि देखो तुमको पता है कि चुनाव कितने भी बड़े हो वो विकास पर नहीं लड़े जाते। चुनाव जिन मुद्दों पर लड़े जाते हैं वो मुद्दे यही हैं। जो कास्ट कॉम्बिनेशन की बात अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो बीजेपी ने उसका काट निकाला, और योगी आदित्यनाथ ने जब कह दिया कि भाई बटोगे तो फिर बांग्लादेश वाली हालत हो। चलिए अब बटेंगे तो कटेंगे, ये तो एक नारा था, लेकिन ना बटे हैं और ना ही उस तरह की कोई बात हुई है। भारतीय जनता पार्टी सेफ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक है तो सेफ है, तो भारतीय जनता पार्टी सेफ हो गई है। उसने भी अच्छे नंबर्स हैं, उसने शतक जड़ा है, जबकि गठबंधन ने दोहरा शतक जड़ दिया है। तो ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर एक नारे ने योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से चुनाव पलटा, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।